एवरीवन, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका। क्लैट का एग्जाम अब पास आ रहा है क्यों बोल रही हूँ? बोलोगे मैम एग्जाम तो दिसंबर में है, बट टेक्निकली देखा जाए तो February इज गॉन। यू हैव जस्ट कपल ऑफ मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, टू रिवाइज फॉर दिस एग्जाम एंड प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जाम। सो दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर तुम्हें जेन्युइनली टॉप एनएलयूज चाहिए, पीएसयू चाहिए या फिर जैक चाहिए, राइट? अब एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन शुरू करनी है तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये चेक कर लेना कि हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं, हम ये एग्जाम दे भी सकते हैं या नहीं। एंड सेकेंडली, अगर देना ही है तो फिर सिलेबस क्या है। ठीक है, सो क्विकली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एग्जाम। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो हर वो स्टूडेंट, हर वो कैंडिडेट जिसके पास एक लॉ की डिग्री है, ठीक है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं मैम 5 ईयर की डिग्री या फिर 3 ईयर की डिग्री? तो दोनों डिग्री 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 होती है। जब तक आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सर्टिफाइड लॉ की डिग्री है, बी इट अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और इट इज अ 3 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। अब आपने बीएससी, बीकॉम या बीए करके कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके एलएलबी की डिग्री ली है तो, या फिर आपने सीधा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बट आपके पास एक लॉ की डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बट लॉ की डिग्री के साथ साथ एक और चीज है, स्कोर कितना किया है लॉ की डिग्री में, है ना? तो उस लॉ की डिग्री में अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी, एनआरआई की कैटेगरी, पीआईओ या फिर ओसीआई की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कम से कम मिनिमम 50% स्कोर करना जरूरी है थ्रू आउट। जो आपकी डिग्री का जो एग्रीगेट है वो 50% होना जरूरी है। हाँ, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 45% स्कोर लाना जरूरी है। सो लॉ की डिग्री हो गई, 50% का स्कोर भी आ गया, कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 45% का स्कोर आ गया, तो आप एलिजिबल हैं कि आप क्लैट का ये एग्जाम दिसंबर में लिख पाए। ठीक है, अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम अगर हम फाइनल ईयर में है तो हम एग्जाम लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप जो है फाइनल ईयर में है बट आपके क्वालिफाइंग एग्जाम आपको अप्रैल या फिर मई 2026 तक डिग्री दे देगा। जरूरी नहीं है मेन डिग्री, अगर प्रोविजनल डिग्री भी दे देगा। दो तरह की डिग्री होती है, एक प्रोविजनल डिग्री होती है, इट्स टेम्परेरी डिग्री, जो यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि हाँ आप 10th सेमेस्टर में या फिर जो है 6th सेमेस्टर में अपियर किए थे और यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन। तो मेन डिग्री नहीं आई है बाय बीसीआई से अप्रूव वाली, लेकिन टेम्परेरी डिग्री आ गई है, तो प्रोविजनल डिग्री ऑल्सो वर्क्स। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज अगर आपको अप्रैल या मई तक डिग्री प्रोवाइड कर देगा, सो यू आर एलिजिबल टू गिव अ क्लैट एग्जाम। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है बट आपके पास डिग्री है ना अपनी, तो आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। ब्यूटी इस एग्जाम की क्या है पता है, कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो तुम्हारी एज कितनी भी हो, तब तक जब तक तुम्हारे पास स्कोर है रिक्वायर्ड, तुम्हारे पास लॉ की डिग्री है, तुम क्लैट पीजी का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, हाँ, क्लैट पीजी में एक टाई ब्रेकर है। टाई ब्रेकर क्या है कि फाइनल रैंक डिटरमाइन करते वक्त वो दो चीजें कंसीडर करते हैं। पहला, जितकी ज्यादा एज होगी, अपर एज वालों को ऊपर की रैंक दी जाती है। ठीक है, जिसकी एज कम होगी उसकी रैंक ऑटोमेटिकली नीचे हो जाती है इफ देयर इज अ टाई इन द स्कोर। अगर मैंने मान लो अगर 120 में से 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, मेरे साथ एक और कॉम्पिटिटर है उसने भी 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उस केस में हम दोनों में से जिसकी भी एज ज्यादा होगी उसकी रैंक कंपैरेटिवली ऊपर होगी। ठीक है, अब मान के चलो अगर एज भी सेम है, स्कोर भी सेम है, तो फिर वो कंप्यूटराइज लॉट्स ड्रॉ करते हैं कि भाई फिर हम चुनेंगे, कंप्यूटर को डिसाइड करने देंगे कि दोनों में से किसकी रैंक ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ में आ गई अच्छी तरीके से, कोई पंगा नहीं है। तो अब डिस्कस करते हैं भाई सिलेबस, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें किसी भी एनएलयू के बाहर खड़ा कर देगी, जहां तुम अपने आप में अपने पेपर्स लेके खड़े होगे कि हाँ अब बस मुझे काउंसलिंग प्रोसेस खत्म करके एडमिशन लेना है, राइट? तो सिलेबस हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब तुम देखो, सिलेबस ध्यान से देख रहे हो ना, मैंने इसमें से कुछ बोल्ड कर दिया है।
और कुछ ऐसा है जो बोल्ड नहीं है। ये क्यों किया है कि सब्जेक्ट्स तो सारे ही आते हैं क्लास में, ठीक है, पर जो बोल्ड है ना उससे कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो बोल्ड नहीं है उससे कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन्वायरमेंट लॉ से आपसे कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑन इनके कंपैरिजन में कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से कंपैरेटिवली थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ क्वेश्चंस आते जरूर हैं। जैसे लास्ट जो सब्जेक्ट है वो क्लास ने कंसोर्टियम ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला, बट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या कुछ लीगल मैक्सिम्स ऐसी हैं जिनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और थोड़ा सा अगर इस लिस्ट के बियॉन्ड जाओगे तो हमने रिसेंटली ये ट्रेंड देखा है, जो एकदम माइनर लॉज होते हैं ना, जैसे आईबीसी हो गया, सीबी एक्ट हो गया, कई बार इनसे भी ना एक दो छुटपुटू क्वेश्चन आए हैं, बट आए हैं। तो कई बार आप मान के चलो 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं, रफली 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन सारे एक्ट्स के बाहर होते हैं, बट अदरवाइज ऑलमोस्ट 115 क्वेश्चंस आर डूएबल, अचीवेबल, अगर आप इस इन सब्जेक्ट्स को टारगेट करके चल रहे हो तो, ठीक है। अब जब सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है तो मेनली टारगेट किस चीज को करना है ये जानना भी जरूरी है। तो क्लैट पूछता क्या है, तो क्लैट में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जजमेंट्स में से आते हैं, जजमेंट्स में से या किसी भी लीगल मटेरियल में से इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब जजमेंट्स की बात करें तो कौन से जजमेंट्स, सो हिस्टोरिकल जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, करंट जजमेंट्स, सारे ही जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप जितने भी हिस्टोरिकल का मतलब ये नहीं है कि तुम प्री इंडिपेंडेंस चले जाओ, प्रीवी काउंसिल ने अगर कोई डिसीजन दिया हो तो वो पढ़ने लगो, नहीं, वो नहीं करना है। जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो, और जितने भी पिछले 1 1.5 साल के रीसेंट जजमेंट्स हैं वो तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जजमेंट पढ़ते वक्त तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, सो दैट तुम क्वेश्चंस आंसर कर पाओ, तो वो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि उस जजमेंट का रेलेवेंट इशू क्या था, ठीक है, और रेलेवेंट सेक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व थे, ठीक है, और कौन कौन से केसेस जो है वो रेफर किए गए, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। उसके अलावा उस केस का रेशो क्या था, मेन पॉइंट जो इशू पे जिस पे कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन या आंसर दिया है वो, उस केस ने अगर कोई लीगल सिग्निफिकेंट चेंज किया है हमारे लीगल सिस्टम में, कुछ नए लेकर आया है, कुछ नया लेकर आया है, कुछ अमेंडमेंट लेकर आया है, ठीक है, किसी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वाइल रीडिंग आउट अ जजमेंट, ठीक है। तो अब जजमेंट सिर्फ अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार तो आप पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, कई बार आपसे आपके कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपके लिए रेलेवेंट सेक्शंस, रेलेवेंट केसेस, केसेस के ये सारे पॉइंट्स, रेलेवेंट थ्योरीज, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, एंड ऑल दिस इन 9 मंथ्स। सो कई बार लगता है ना कि 9 मंथ्स में इतना सारा कैसे अचीव करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखो पढ़ना कहाँ से है, सोर्सेज ढूंढो, सोर्सेज ढूंढने के बाद फिर उसमें से रेलेवेंसी छाटो, रेलेवेंसी छाटने के बाद उसके ऊपर फिर अपने नोट्स बनाओ, नोट्स भी टाइमली बन जाए ताकि तुम उन्हें रिवाइज कर सको, रिवीजन भी टाइमली हो जाए ताकि एटलीस्ट तुम 2 बार प्रैक्टिस कर सको। प्रैक्टिस करने के लिए भी तुम्हें सोर्सेज ढूंढने हैं, कि पीवाईपीस तो है ही, इसके अलावा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, मॉक्स कहाँ से आएंगे, ताकि तुम एक अच्छा खासा स्कोर कर सको। तो go back to what AIR 1 of CLAT PG had said this time. And the solution is legal edge after college. Legal edge after college की बात करें तो ये रही लीगल एज आफ्टर कॉलेज की वेबसाइट, इसके ऑनलाइन कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ तुम्हें क्लैट एलएलएम का कोर्स मिल जाएगा। क्लैट एलएलएम के कोर्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो हर मंथ एक नया बैच आ रहा है, सो डू नॉट थिंक कि तुम कुछ भी मिस आउट करने वाले हो, मिस आउट तुम कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। हर मंथ एक नया बैच आएगा, इस बैच में इसकी टाइमिंग्स देखे, हर मंथ 2 घंटे की आपकी क्लास होती है, 4 to 6 PM, ठीक है। अगर 4 to 6 PM पे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, फाइनल ईयर में है, किसी वजह से लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी फैकल्टीज को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं इन केस यू हैव डाउट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, not related to subject but related to strategy, related to your preparation, your progress,
राइट। सो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इनके अलावा फैकल्टी का क्यूरेट किया हुआ वो मटेरियल जो आपको थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन में गाइड करेगा, जो आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छी खासी प्रोग्रेस प्रोवाइड करेगा, और मटेरियल को चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस शीट्स, कांस्टेंट मॉक्स एंड अपनी ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए फैकल्टी सपोर्ट जो थ्रू आउट आपको प्रोवाइड किया जाएगा for your doubts and for the strategy development and for your progress development। इतना सब कुछ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना कि एग्जाम देना चाहिए या नहीं, और देना चाहिए तो किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, सो क्विकली रीच आउट टू अस, कॉल अस, रीच आउट टू अस, लुक एट द कोर्सेज और अपने सारे डाउट सॉल्व करो एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। पता भी नहीं चलेगा कब दिसंबर आ जाएगा, है ना। क्यों मिस आउट करना, अभी अर्ली स्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम मिलेगा रिविजन और प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी से स्टार्ट करो और प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दो, ठीक है। और क्लैट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जानना है, केसेस जानने हैं, सिलेबस जानना है, तो कैसे पता चलेगा? चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगा, किसी फ्रेंड की हेल्प हो पाए इससे, तो शेयर दिस वीडियो, ठीक है। आई सी यू इन सम अदर इंफॉर्मेटिव सेशन। बाय बाय गाइस, बाय एवरीवन।